अब यहाँ पे देखो, जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, कि मतलब डिस्कस करके कुछ नहीं पूछा है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करो। इसने पूरे स्टेटमेंट को ही बोल दिया डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एक बार स्ट्रक्चरिंग ही देख लेते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग में कोई बताएगा इसमें क्या हेडिंग होगा पहला? फिर इसमें इंट्रो में ऐसे दे सकते हैं तब, लाइक 106 का जो मोटिव था वो ये था कि मतलब संसद में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। हम्म बट हम्म जो हम्म हम्म, हमारी 18वीं लोकसभा थी उसमें प्रतिनिधित्व कितना था, 14% के आसपास। तो अगर हम उसको हम्म, कंक्लूड वैसे करें, भारत में आज देखा जाए तो लाइक 50% हम्म, आबादी में महिलाएं हैं। और लेकिन जो हमारी 18वीं लोकसभा का प्रतिनिधित्व था, उसमें महिलाओं की अगर वो देखा जाए तो 14% के आसपास था। और मतलब हम्म, इसी को इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमने वन जीरो हम्म, सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया, जिसमें हम्म, मतलब हमने ये रखा था कि 33% आरक्षण का हम इसमें प्रावधान करेंगे। तो अगर ऐसा हम्म, इंक्लूड दें तो कैसे करें? बस थोड़ा शॉर्ट रखना। देखो, इंट्रोडक्शन क्या होना हाँ चाहिए मतलब मतलब। हम्म। एक्सप्लेन किया है, मतलब उसको हाँ शॉर्ट ठीक में। है, बस इसको कोशिश करना 2 से 3 लाइन, या मैक्सिमम 4 लाइन कर रहे हैं, है ना, जिससे कि आप मैक्सिमम चीजें इस वाले बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से लिखो, क्योंकि मेन मार्क्स आपका कहाँ होता है, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें, ना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में। वो एक आपको हॉलिस्टिक कवरेज के लिए चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन एक अच्छे फैक्ट के साथ, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जो 6 लाइन 7 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख रहा है ना। क्योंकि एक्चुअल मार्क्स आपके बॉडी पार्ट में होते हैं, कि मतलब उस पे उसको आपने कितना अच्छे से टैकल किया है। ठीक है, तो शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे आपने 106 अमेंडमेंट की बात की, 1/3 रिजर्वेशन, और करंट स्टेटस बता दिया कि करंटली अभी ये 10 से 15% या 14%, अगर आपको एग्जैक्ट पता है डाटा तो 14% आप बोल सकते हो कि अभी रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का इन लोकसभा वो 14% है। ठीक है, और इसमें चेंजेस 330 ए और 332 ए, ये दोनों आर्टिकल में चेंजेस मतलब गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी इस अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। मतलब 1/3 रिजर्वेशन लाने के लिए 330 और 332 एक्ट को एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात हो रही थी। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग को हेडिंग पे थोड़ा सोचना है। इसका हेडिंग 1 क्या हो सकता है? फिर फर्स्ट हेडिंग ऐसे दे सकते हैं क्या, 106 संविधान की अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, अगर उनको एक्सप्लेन कर दो तो। नहीं नहीं, मतलब देखो आपके पास ये 10 मार्कर हैं, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आप आ जाओ, रेदर देन अलग से कुछ अलग हेडिंग बनाने में। एक तो आपका टाइम, जैसे आप सोचो कि क्या विशेषता है ना, अभी दूसरा स्टूडेंट कुछ और सोचेगा। जब भी जी। आपका डिफरेंट रहे किसी और स्टूडेंट से, इसका मतलब आप सही अप्रोप्रिएट हेडिंग नहीं सोच पा रहे हो, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर आपका हेडिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको हमेशा क्वेश्चन के कीवर्ड ही उठाने हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस करने को बोल रहा है, क्या डिस्कस करना है, कि कैसे ये जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, लैंगिक समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा पूछ रहा है किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब चैलेंजेस पूछ रहा है। तो पहला हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा? लैंगिक समावेशी शासन। ठीक है, जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप में महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, और दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे में इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं होगा,
या फिर इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं होगा, तो आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दोनों पे आप दो दो तीन तीन कंसर्न सोच पाओगे, तो बेटर है कि डिफरेंशिएट करके लिखो। अब इस वाले हेडिंग से लग रहा है कि अब इसके अंदर अगर हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, है ना। अब जहां पे भी हम लोग कंसर्न लिखेंगे, हमेशा वहां पे हमको वे फॉरवर्ड भी लिखना होगा। वे फॉरवर्ड या फिर आगे की राह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी कुछ कंफ्यूजन? एनीवन? क्लियर है। ठीक है। हम्म। तो अब देखो, ये चीज हो गया। अब इस पे हम लोग मेरे हिसाब से ये दो हेडिंग इसमें क्वेश्चन में पूछा है। पहले हमको ये दोनों हेडिंग बनाना चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेट का अप्रोच क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखना है ना। तो बिना हम लोग जहां जहां क्रिटिसिज्म लिखेंगे, वहां वहां सुझाव भी देंगे, सजेशन भी लिखेंगे, है ना। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि हम बस क्रिटिसिज्म लिख के छोड़ के चले आए। अब जब इससे ये पूछा नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे। जैसे मान लो हम लोग का यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, तो शॉर्ट में यहाँ पे हमने सजेशन इतने में लिख दिया। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट सजेशन हमने लिख दिए कि ये सजेशन हो सकते हैं, फिर इतने में हमने कंक्लूड कर दिया। राइट, या फिर यहाँ पे सजेशन आप लिख के इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिए। लेकिन सजेशन लिख के आना है जब भी आप क्रिटिसाइज करो। लेकिन अगर अलग से पूछा है, तब फिर आप हाफ पेज ले सकते हो। अगर ये 15 मार्कर है, तो 0.75 पेज। राइट, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने वर्ड का है, कितने मार्क्स का है, और पूछा है कि नहीं पूछा है। नहीं पूछा है तो बहुत शॉर्ट में कवर करना है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग इशूज या कंसर्न या फिर कुछ डिजास्टर या कुछ क्राइसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा वे फॉरवर्ड लिखना है। राइट। तो अब हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं कि हेडिंग वन जो हम लोग का बोल रहे हैं कि कैसे जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, वाई हाउ इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट स्टेप इन जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस, पूरा हेडिंग ये होगा। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण कदम, या फिर ऐसे लैंगिक समावेशी शासन में महत्वपूर्ण कदम। पहला हेडिंग आपका ये होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग मुझे पॉइंट बताओ, क्या क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। 106 जो अमेंडमेंट है, कैसे वो जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट कदम है। एनीवन? अब देखो, जो जो हम लोग वुमेन के एस्पेक्ट में इंपावरमेंट वाले में सोच सकते हैं ना, बस आपको उसी से कनेक्ट करना है। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जो जो आप एस्पेक्ट आप सोचते हो कि इंपावरमेंट होने में क्या होगा, इक्वालिटी, इगलिटेरियन सोसाइटी, बेटर एक्सेस, बेटर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, जेंडर बजटिंग, जो जो चीजें आप इंपावरमेंट में सोच सकते हो, वही उसका यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा गवर्नेंस से लिंक करना है ना। तो अभी आप बताओ किस तरीके से होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आप बताओ कैसे ये कनेक्ट कर रहा है 106 अमेंडमेंट, कैसे जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस को स्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। फिर समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। एक तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड बोल सकते हैं, और दूसरा जो आपने बोला कि समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, है ना। मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो कि जैसे अभी कितना है, 14% है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये लगभग 33% हो जाएगा। एक थोड़ा सा और दिखा सकते हैं पॉजिटिव सेंस में, कि जैसे यहाँ पे एक और हमने बना दिया, जैसे जो पंचायत है, थर्ड ईयर, ठीक है, वहां पे कितना है, 48% है। ये जी आपका हो गया 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका हो गया मान लो 17th 18th लोकसभा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि फाइनली हमको कहाँ पहुंचना है, अराउंड 50% या 40, मतलब अराउंड हाफ पॉपुलेशन, है ना। वो जो हमको थर्ड ईयर में दिख रहा है। अब 106 अमेंडमेंट में कितना अभी तक रिजर्वेशन मतलब दिया गया है, 33%, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इसमें प्लान है। ठीक है। और करंट स्टेटस क्या है, 14% के आसपास या 10 to 15% के आसपास। तो ऐसे छोटा सा आप लोग चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, मतलब जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन एक्टिव पॉलिटिक्स, है ना, या फिर इन पॉलिटिकल स्पीयर। तो वहां पे आप इस तरीके से छोटा डायग्राम बता सकते हो। ठीक है। कुछ और आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं? फिर एक और कर सकते हैं, अगर निर्णय निर्माण में भागीदारी, समान हिस्सा। पॉलिसी मेकिंग, हाँ ठीक है। मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में क्या आएगा, एक जेंडर पर्सपेक्टिव आएगा, है ना। या जैसे बजट बन रहा है, तो बजट में क्या हम बोल सकते हैं, हम लोग जेंडर बजटिंग की बात कर सकते हैं। ठीक है। और जो उनके लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जो स्पेशल कंसर्न है वुमेन को, वो अच्छे से टैकल हो पाएंगे, एड्रेस हो पाएंगे। ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, मतलब इट विल लीड टू दी इंक्लूसिव, मतलब गवर्नेंस, है ना, रेदर देन एक्सक्लूसिव गवर्नेंस। तो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग से हर लेवल पे हम लोग देखेंगे, एक तरीके से वुमेन इंक्लूजन पे बात होगी, जेंडर इंक्लूजन की बात होगी, जेंडर इक्विटी की बात होगी। अब जैसे यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम आप और बना सकते हो, इट विल प्रमोट टू जेंडर जस्टिस। वहाँ पे छोटा सा ऐसे डायग्राम दिखा दो, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वेलिटी, और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इक्विटी भी होगा, इक्वेलिटी भी होगा, और एम्पावरमेंट भी होगा, तीनों चीज होगी। ठीक है। आप अगर आप आर्टिकल यूज करना चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो, है ना, अफर्मेटिव एक्शन। फिर एक अब ये भी फिर ऐड ऑन हो सकता है ना, 90 हम्म। को, 39A, आवाज 39D को समान आजीविका इन समान, हाँ हाँ हाँ। 39A एंड 39D को एड ऑन कर सकते हैं, समान आजीविका इन समान कार्य के लिए जो हम्म। समान वेतन। इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी और इक्वल सैलरी, है ना। और यहाँ पे 15(3) की बात कर सकते हैं कि इट इज अपहोल्डिंग दी अफर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15(3), है ना, उसमें क्या बात करता है, अफर्मेटिव एक्शन की, जिसमें बोलता है कि पार्लियामेंट स्पेशल मेजर कर सकती वुमेन है के लिए वुमेन और चिल्ड्रन के दिस लिए, इज प्राउड। है ना। हाँ, महिला और बच्चों के लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है पार्लियामेंट, है ना। तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपहोल्ड कर रहे हैं, आर्टिकल 15(3) का, अफर्मेटिव एक्शन, है ना। तो आर्टिकल आप एक फिर आर्टिकल 14 भी एड ऑन कर सकते हाँ, आर्टिकल 14 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कहीं ना कहीं कोशिश करना है कि डाटा भी यूज हो जाए। यहाँ पे जैसे हमने डाटा यूज कर लिया, आर्टिकल 14, 15(3), 39A भी हमने यूज कर लिया। ठीक है। और ये हमने हैं। इनसे मेंशन कर दिया 16 भी, 10। से 16 भी एड 16, ऑन हो हाँ जाएगा। 16 भी यूज कर सकते हो। अब मान लो देखो एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप 16 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो 16 की भी आप बात कर सकते हो, 15(3), 14, है ना, 15(3) ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 भी लिख सकते हो, 14 भी, ठीक है। और 330A आप लिख सकते हो, 332A, क्योंकि इन्हीं दो आर्टिकल में चेंजेस की बात हो रही है, जिसके थ्रू 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। करंट स्टेटस की बात कर रही है ये डाटा की। और एक कमेटी भी है जो मतलब रियल रिकमेंड की थी कि मतलब वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, है ना। फिर इसमें SDG 5 भी तो एड ऑन कर सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा बस गवर्नेंस ओरिएंटेड लिखना, मतलब अगर आपके पास अच्छे पॉइंट हो तो एसडीजी अवॉइड करो मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं है तब फिर आप लिख लो, मतलब वो एकदम लास्ट पॉइंट रहे। पॉलिटी को थोड़ा सा जैसे, हालांकि उस उसमें भी आ जाएगा कि पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एक ही में है, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट हैं तो एसडीजी वाला पॉइंट, क्योंकि एसडीजी सबके दिमाग में तुरंत आ जाता है ना।
तो बहुत कॉमन दिखता है। जैसे आप कंक्लूजन पढ़ोगे बच्चों के, तो अगर 10 कॉपी पढ़ रहे हो आप, मान लो वुमेन इशू पे है, कोई भी एक पर्टिकुलर इशू है, तो 6-7 बच्चों की कॉपी में एसडीजी, विकसित भारत, ऐसा ये सब कीवर्ड आ जाते हैं। तो बहुत रिपीटेटिव हो जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड बनाने की कोशिश करो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी में हमको क्या चाहिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहिए, जेंडर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, एम्पावरमेंट चाहिए, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो आप इन सब कीवर्ड का यूज करो, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। जी। ठीक है। तो हेडिंग 1 हम लोग का हो गया। सेकंड हेडिंग क्या है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कंसर्न क्या है, इम्प्लीमेंटेशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न क्या है। ठीक है, तो उसे हेडिंग 2 हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अब इसको अगर पॉसिबल हो तो ऐसे ब्रेक कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न क्या है। ठीक है। अगर आप मतलब इस तरीके से सेग्रीगेट करके लिख सकते हो तो, अगर नहीं लिख सकते तो आप मतलब बेटर है कि एक पॉइंट में चुनौतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौतियां, ऐसे करके लिख दो कि संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां। ठीक है, संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियां। इसमें किसी कुछ कंफ्यूजन? इसमें एक आर्टिकल और आप ऐड कर सकते हो, 334A, जिसमें कमेंसमेंट की बात करता है ना। जैसे मान लो अब और भी है, जैसे 239AA हो गया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे दिल्ली की बात करता है, तो उसमें रिजर्व 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना। तो जो स्पेसिफिक प्रोविजन है यूटी के लिए, उसके भी आर्टिकल आप लिख सकते हो। तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौती क्या है, संवैधानिक चुनौतियां। सर बिल पास कराना एक चुनौती है अपने आप में। ठीक है। जैसे जब पासिंग बिल लिख रहे तो हो, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा इसका रेफरेंस आप दे सकते हो कि 131st अमेंडमेंट एक्ट, मतलब वो क्या हो गया, पास पास नहीं हुआ, है ना। ठीक है। और इसमें क्या चीज चुनौती आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट? जनगणना और परिसीमन, जनगण जनगणना और परिसीमन पे जो डिपेंडेंसी। हम्म। इसीलिए 131st में दोनों को साथ में मेंशन किया गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आफ्टर ओनली आफ्टर फर्स्ट सेंसस। ठीक है, एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। इसीलिए ये दोनों चीजें इसमें मेंशन थी 131st में, जो पास नहीं हुआ। ठीक है। एक आप ये भी बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौतियां में ये डाल सकते हो आप कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का भी डाल सकते हो कि कंसेंसस अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज अभी नहीं बन पाया है। ठीक है। और इसमें एक ये चीज इशू आ सकता है कि मतलब जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन की डिमांड फर्दर हो सकती है ना। कि जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है ना, तो मे बी आगे चल के उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन की बात होने लगे कि ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, ऐसे करके फर्दर कैटेगराइज करने की बात हो जाए, या फिर सब कैटेगराइज करने की बात हो जाए। तो आगे आके ये एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है। और कोई इसमें चुनौती है? पर ये भी तो चैलेंज हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा में क्यों रिजर्वेशन दिया, राज्यसभा में क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हो कि मतलब लोकसभा और असेंबली की बात हो रही है ना, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक ये चैलेंज हो सकता है। ये थोड़ा कवरेज वाले में आ जाएगा, बट ठीक है, इसको भी चैलेंज में लिख सकते हैं। और एक ये भी इसमें एक इशू आ रहा है कि जो प्रोविजन है 15 ईयर्स के लिए है ना, मतलब एज पर 106 अमेंडमेंट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौतियां हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में क्या आएंगे, एनीवन? फिर जैसे कोई भी कार्यान्वयन जो करते हैं उसमें जो डिले होता है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। डिलिमिटेशन रिलेटेड डिले बोल सकते हैं हम लोग।
है ना, जी। डिलिमिटेशन या फिर मतलब सेंसस रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, क्योंकि मतलब वो एक्चुअल में कैलकुलेट, मतलब इसमें इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से इम्पिरिकल चैलेंजेस, है ना, या फिर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ पे कितने वुमेन हैं। एक एक तो ये भी इशूज है कि एग्जैक्ट डाटा मतलब गवर्नमेंट को निकालने के लिए काफी उसमें डिले होगा, टाइम लगेगा, इम्पिरिकल एनालिसिस बोल सकते हैं, माइग्रेशन होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा एक तरीके से, मतलब जैसे अभी क्या होता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबके लिए होता था। अब मान लो कोई सीट हम रिजर्व कर देंगे तो वहां पे क्या हो सकता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना क्रिएट करे, है ना, वहां पे क्योंकि रिजर्व सीट हो जाएगी तो वहां पे केवल फीमेल पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो बिटवीन फीमेल लेवल प्लेइंग फील्ड है, बट ओवरऑल वीकेंड करता है। ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत आएगी, अकाउंटेबिलिटी मतलब में भी उतना ना रहे। पहले क्या होता था कि जैसे सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब हमको पता है कि बस केवल वहां पे महिलाएं ही जीत सकती हैं। और मान लो किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में एक फीमेल लीडर है जो बहुत पॉपुलर है, उसको पता है कि मेरे सामने कोई और जीत ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको एक अकाउंटेबिलिटी वाला इशू वहां पे आ सकता है। लेकिन अगर मान लो ये लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रहता है तो हो सकता है कोई एक कैंडिडेट मिल जाता है जो मतलब काउंटर फाइट कर सके। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। सर, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का भी देख सकते हैं हाँ कि हाँ हाँ, जो मतलब वही लाइक जैसे अगर जो सुधा विलेज में पाई ने देखा बोला जाए है ना। सरपंच पति जैसी जी जी, सरपंच पति जैसी जो तो जहाँ पे भी आप जो है। सरपंच पति लिखो वहां पे सुधा पाई का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, सरपंच पति मतलब ब्रैकेट में सुधा पाई ऐसे लिख दो, उसने ये वर्ड कॉइन किया था। सर ठीक है। इसमें एक नॉर्थ साउथ रीजन की डिबेट भी आती है सर, क्योंकि सर हम्म। नॉर्दर्न स्टेट्स का लोकसभा में ज्यादा महत्व है सर। और सब जबकि साउथ में लोगों ने बच्चे मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने की वजह से उनका जो है जो हम्म प्रभाव है लोकसभा में कम रहता है, उनकी सीटें भी कम है सर। बट ये लेकिन तुम्हारा अलग टॉपिक जा रहा है, डिलिमिटेशन वाले में जाएगा। डिलिमिटेशन के क्या चैलेंजेस हैं, मतलब इसमें जैसे डाल सकते हो कि डिले हो रहा है क्योंकि नॉर्थ वर्सेस साउथ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, या फिर डिफरेंसेस। ये बल्कि यहाँ पे तुम्हारा रीजन बहुत अच्छा फिट होगा कि अभी जो डिले हो रहा है डिलिमिटेशन में, है ना, क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, या फिर डिफीट ऑफ 131st बिल, वो क्यों हो रहा है कि नॉर्थ साउथ डिफरेंसेज हो रहे हैं या फिर इंटर पार्टी कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। राइट, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, है ना, नॉर्थ साउथ में डिफरेंसेज, मतलब मेरे हिसाब से इसका जस्टिफिकेशन में डाल दो rather देन राइटिंग सेपरेट पॉइंट। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत हम लोग एक जनरिक दो तीन पॉइंट डाल सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, वो अभी अवेयरनेस जनरेशन, ये सब थोड़ा सा कम है ना, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। या फिर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, जैसे मान लो हो सकता है कि अगर अलाउ भी कर दें तब भी हो सकता है कि पार्टियां क्या हो, फीमेल को ना नॉमिनेट करें या फिर ऐसी सीट पे नॉमिनेट करें जहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक यूजिंग द लीगल लूपहोल्स। राइट, ये हम लोग का चुनौतियां हो गया, फिर उसके बाद हम लोग एक सजेशन लेके फिर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन और बच रहा है, हम लोग इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। इसका हम लोग स्ट्रक्चरिंग देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में आएगा। इसमें वे फॉरवर्ड आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो सकता है। पॉलिटिकल विल की बात कर सकते हैं। ठीक है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, सेंसस टाइमली कंडक्ट करने की बात कर सकते हैं, सेंसस एंड डिलिमिटेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बनाए कि जिससे कि जो प्रोविजन है उसका मिसयूज ना हो, सरपंच पति जैसी फिनोमेना देखने को ना मिले। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ सजेशन दे सकते हो। और एक कमेटी भी थी, कमेटी ऑन सर, इक्वेलिटी 1974 में जो कमेटी थी, स्टेटस ऑफ वुमेन, वो को भी कोट क्या, कर एक बार नाम सकते हैं। बताना फिर से एक बार बताना। सर, टुवर्ड्स इक्वेलिटी हम्म 1974 में जो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया।
ठीक है। तो एक मतलब ये कमेटी है, एक और मतलब मैंने देखा है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का, वो बढ़ाने की बात कर रहा था, है ना, मतलब वही एक इनडायरेक्टली प्रमोटिंग रिजर्वेशन। ठीक है। तो आप वे फॉरवर्ड में इसकी भी बात कर सकते हो। फिर कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ये क्या कर देगा, डेमोक्रेटाइज कर देगा पॉलिटिक्स को। और एक मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिर एक यूएन का जो हम्म, कोट है उसको भी कर सकते हैं कि व्हेन वुमेन लीड हम्म, सोसाइटीज प्रॉस्पर। लाइक जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो समाज अधिक समृद्ध और न्यायपूर्ण बनता है। मतलब वैसे कुछ जो यूएन का एक कोटेशन था उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मतलब इस ये सब थोड़ा ऐसे में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप इसको इसमें यूज कर लो कि जो आप यहाँ पे हम लोग जो बेनिफिट डिस्कस कर रहे थे ना, जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी, तो वहां पे आप बता दो कि कैसे ये और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड बात कर सकते हैं कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस, है ना, या फिर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग इंक्लूसिव और डेमोक्रेसी को सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो। राइट। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और जो ये सब है कास्ट सेंसस डिलिमिटेशन, इसको टाइमली कराएं, और इंटर पार्टी कंसेंसस बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन वी कैन प्रोवाइड। ठीक है। आप यूएन वाला भी चाहो तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सजेस्टिव लिखना है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे कंसर्न पूछ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड करके बताना है।